नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 14 की और रीजनेबल क्लासिफिकेशन की। आर्टिकल 14 की बात करें तो ये इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है। बात करें इक्वलिटी बिफोर लॉ की तो ये कहता है कि हर इंसान लॉ के सामने इक्वल होता है। इस पर हम एक उदाहरण देखेंगे लेडी जस्टिस का। लेडी जस्टिस जिसके आंखों में पट्टी बंधी होती है और उसका सिंबल ये है कि उसके सामने सारे आदमी इंसान जो हैं तो इक्वल होते हैं। बात करें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की तो ये कहता है कि दो लोग जो अलग हैं तो उन दोनों के नीड्स के हिसाब से उनको क्लासिफाई करना चाहिए और उनका इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट एक केस है बुद्धम चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें ये कहता है कि वैसे तो आर्टिकल 14 जो है तो क्लासिफिकेशन के पर्पज़ पे लॉ बनाने से प्रोहिबिट करता है, मगर ये जो है तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे लॉ बनाने से प्रोहिबिट नहीं करता है, जिससे लेजिस्लेचर को एक पावर मिलती है कि वो एक ऐसे वर्ग के लिए जो कि दबा कुचला हुआ है हमेशा से, उसके लिए कुछ बेनिफिशियल लॉज बना सकते हैं। अब बात करें रीजनेबल क्लासिफिकेशंस की तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट ने दो फेमस लैंडमार्क जजमेंट्स के अंदर समझाया है। पहला है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN वलसारा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दो कंडीशंस दी हैं जिससे कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन के टेस्ट को पास किया जा सके। पहली है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। ये मैक्सिम को हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि चलिए मान लीजिए एक स्कूल है, वहाँ एक एग्ज़ाम हो रहा है जिसमें क्लास 12th और क्लास 5th के बच्चे बैठे हैं। तो क्या ये इक्वल डिवीज़न या इक्वल क्लासिफिकेशन हुआ? नहीं। तो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया जो मैक्सिम है उसका भी यही मतलब है कि जो क्लासिफिकेशन या डिफरेंशिएट करना है ग्रुप्स में लोगों को, तो एक इंटेलिजेंट रीजन होना चाहिए उसके पीछे का। अब बात करें अगर दूसरी कंडीशन तो वो है रेशनल नेक्सिस। इस मैक्सिम का सीधा सा मतलब ये है कि क्लासिफिकेशंस और डिजायर्ड नीड के बीच एक रिलेशनशिप होना चाहिए ताकि एक रीजनेबल क्लासिफिकेशंस हो सके। अब रीजनेबल क्लासिफिकेशन टेस्ट जो है तो काफ़ी दिनों तक चला और इसका जो स्कोप है वो काफ़ी लिमिटेड हो गया था और इसका फ़ायदा उठा के स्टेट जो है तो अपनी मनमानी चला के कुछ भी लॉज ला रहे थे और उसको इस ऑब्जेक्टिव के तहत बता रहे थे। इस पर 1974 पर एक और केस आता है जिसका नाम है EP रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इसमें यह बताया गया कि स्टेट जो है तो आर्बिट्रेरी एक्शन नहीं ले सकती है। साथ ही में जो FN बलसारा के केस में जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन की कंडीशन दी गई थी उसको रिवर्स करते हुए एक नया डॉक्ट्रिन जो है तो स्टेबलाइज्ड होता है, जिस डॉक्ट्रिन का नाम होता है एंटी आर्बिट्रेरीनेस। एंटी आर्बिट्रेरीनेस को समझाते हुए सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो भी ऐसा एक्शन जो कि स्टेट के द्वारा लिया गया हो और जिसका इंटेंशन जो है तो मैलिफाइड हो और रेशनल ग्राउंड में हो या कि इल थॉट हो, वो जो है सारे एक्शन जो है तो आर्बिट्री एक्शन के अकॉर्डिंग आएंगे। और ये जो है तो इस डॉक्ट्रिन के द्वारा ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि आर्टिकल 14 का जो उद्देश्य है वो है कि जो आर्बिट्रेरीनेस स्टेट एक्शन है उनको एलिमिनेट करें। यही है रीजनेबल क्लासिफिकेशन। उम्मीद है आपको मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ आया। ऐसे ही और वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।